आज के सेशन में जो हम लोगों ने थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और उसमें हम लोगों ने 3 नियम पढ़े हुए थे जो आपको याद होंगे। तत्परता का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का और तीसरा जो है आपका इफेक्ट का, लॉ ऑफ इफेक्ट का, जिसे हम प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी लॉ की बात करेंगे, लर्निंग के सेकेंडरी लॉ की। और थॉर्नडाइक साहब के ये जो सेकेंडरी लॉ है, देखिए क्वेश्चंस वहां अगर आपसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी लॉ नहीं है, तो इसलिए हमको पता होने चाहिए कि वो 5 लॉज कौन से हैं, तब हम कर पाएंगे भाई कौन सा सेकेंडरी में आएगा, कौन सा प्राइमरी में आएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, प्राइमरी में मैंने आपको 3 लॉ बताए थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और फिर मैंने आपको तीसरा बताया था लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉ है उस केस में हम लोग यहां पे बात करेंगे। और सेकेंडरी लॉ में जो बात आती है उसमें क्या बात करते हैं, पहला जो होता है लॉ ऑफ एटीट्यूड। सेकेंडरी लॉ की मैं यहां बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड, ये सेकेंडरी लॉ की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी लॉ में पहला कौन सा है, लॉ ऑफ एटीट्यूड। हिंदी बोलते हैं मनोवृत्ति अथवा अभिवृत्ति का सिद्धांत। ये इसकी हिंदी है, मनोवृत्ति अथवा अभिवृत्ति का सिद्धांत। इंग्लिश में लॉ ऑफ एटीट्यूड आप समझो। अब देखिए क्या होता है कि अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं, किसी बात करते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तो वो कहते नहीं नहीं एटीट्यूड नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड है? क्या बोलते हैं यार ये बड़ा इसके अंदर एटीट्यूड है, बहुत इसके अंदर एटीट्यूड घुसा पड़ा है। तो अक्सर क्या एटीट्यूड को हम लोग जो है वो घमंड से संबंधित रखते हैं कि ये घमंड है, लेकिन वो घमंड होता नहीं है। एटीट्यूड अच्छी चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी में कि ईगो जो है वो मनुष्य में जरूर होगा और वो अच्छी चीज है, अहम। इसी तरीके से यहां पे बात की जाती है कि जो लॉ ऑफ एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है या मनोवृत्ति है, ये भी अच्छी चीज है, खराब नहीं है और ये होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये वेरी करती है किसके पास क्या है। हम यहां पर पॉजिटिव सिनेरियो को मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड में। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि एटीट्यूड होता क्या है, कैसे हम इसको पहचाने कि एटीट्यूड है। कहते हैं कि किसी चीज को यदि दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। एक फिल्म का डायलॉग है, आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, ओम शांति ओम। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी चीज को हम दिल से चाह रहे हैं तो उसको करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, बिना कोई बहाना, बिना गर्मी सर्दी की बरसात करे, तो चीज निश्चित हमें मिलेगी। और फिर वहां पे शांति प्रिया मिल भी जाती है ओम कपूर को। तो यहां पर जो एटीट्यूड की बात है बिल्कुल वैसे ही है। भले ही वो फिल्म की एक डायलॉग थे, लेकिन बात बिल्कुल सही है। कछुए और खरगोश की कहानी में सबने सुनी होगी, उसमें तय था कि जीतेगा कौन, खरगोश। जीत कौन जाता है, कछुआ। जबकि एबिलिटी जो है वो किसके पास ज्यादा थी, वो खरगोश के पास ज्यादा थी। लेकिन कछुए के पास था पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम हारेंगे जीतेंगे क्या, हमें चलना है। लेकिन खरगोश के पास नेगेटिव एटीट्यूड था कि हम तो भाई जीत ही जाएंगे। क्या मतलब है, वो आराम करता रहता है, सो जाता है, हार जाता है। कहानी यही है एटीट्यूड की। किसी काम को पाने के लिए, इसी उद्देश्य को पाने के लिए जो काम हमें करना पड़ रहा है, उसमें जुझारूपन, लगन। फिर वहां पे किसी बहाने की जगह नहीं होती है। कोई कहता है सर हम क्लास में लेट हो गए, वो सर जाम लग गया था, तो भैया 10 मिनट पहले निकलते। कोई कहता है अरे सर वो बरसात होने लगी थी, तो छाता ले लेते हैं। अगर आपको सफलता पानी है, आपको कोई उद्देश्य अपना पाना है, तो आपके पास सबसे जरूरी होना चाहिए एटीट्यूड। मैं बार बार क्या यहां पे बोल रहा हूं कि जहां पर बहाने की कोई जगह नहीं होती है। बहाने की तो 50 चीजें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं अरे सर इसमें तो केवल 10 ही सीटें हैं। तो भैया 10 सीटें भरेंगी तो भारतीय देश से ना, कोई मंगल ग्रह से तो भरी नहीं जाएंगी। तो बात यह है कि वो एटीट्यूड अपने अंदर होना कि हमें उस चीज को पाना है, वो लगन, वो जुझारूपन, जहां बहाने की कोई जगह नहीं है। उनका नहीं भाई क्लास हमको जाना है 6 बजे, हमको वहां पहुंचना है, तो भले 1 घंटे पहले वहां आप निकलो, भले ही आधे घंटे में वेट करते रहो, लेकिन पहुंच जाओ। ये है लॉ ऑफ एटीट्यूड। कॉन्सेप्ट मेरे समझिएगा।
मैं कह रहा हूं किसी चीज को जो आपने उद्देश्य बना रखा है उसको पाने के लिए भले ही आपके अंदर एबिलिटी होना ना होना वो अलग चीज, एटीट्यूड एक अलग चीज होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन वो अपनी क्लास को टाइम से अटेंड करते हैं, या जो उन्होंने अपना गोल जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फिर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, इस बात की परवाह नहीं करते हैं। वो लगन जो होती है ना, बस वही एटीट्यूड होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, जब हम लोग 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा और की जाती है, तो वहां पे हम लोग इसको और जरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी आप समझ गए होंगे एक तरीके का ये पागलपन है, जुझारूपन है, लगन है, किसके प्रति? अपने काम के प्रति। ये है एटीट्यूड। फिर सेकंड कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी का नाम सही समझ में आ रहा? पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या होता है? टुकड़ों में कर देना। और टुकड़ों में करने से मतलब किसी चीज को बांट देना, खंड में कर देना। ये क्या? ये कह रहे हैं किसी चीज को यदि हमको सीखना है तो अगर हम टुकड़ों में सीखें तो हमको वो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आती है। जैसे आप लोग सेंट्रल डीडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्या हम लोग टुकड़ों में सीख रहे हैं? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्राइमरी लॉ किया, आज हम लोग सेकेंडरी लॉ कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और करेंगे। धीरे धीरे टुकड़ों में करते हुए हम सीख रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा एग्जाम होगा उससे पहले जो है हमारा सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो हम चीजों को अच्छे ढंग से जान चुके होंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं एक ही दिन पे 5-5 घंटे की क्लास चला दूं और वहां पे सारी चीजें करा दूं, तो वहां पे कई बार क्या थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, उन चीजों को इतनी डिटेल में नहीं समझा जा सकता है क्योंकि समय कम होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उतने कम समय में शायद न समझा पाऊं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिटेल ज्यादा होती है, बातें ज्यादा करनी पड़ती है, एग्जाम्पल्स ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो क्या है, टुकड़ों में तोड़ते हुए किसी चीज को सीखना। अब आप जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ऐसे कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हो कि आपने वही पहले अगर साइंस ले रहे हैं तो आपने साइंस में क्या पहले आपने जो है एनर्जी पढ़ लिया, फिर आपने वर्क पढ़ लिया, फिर आपने मोटर पढ़ लिया, ऐसे पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप बांटते चले गए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब यहीं पे एक बात आती है कि सर ऐसा तो जरूरी नहीं है। कई बार हम किसी चीज को हम एक बार में पढ़ते हैं 4-4 घंटे, हम 6-6 घंटे, और सर उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मेरा। तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक जवाब होता है। मैं उनसे कहता हूं कि भाई साइकिल चलानी आती है? बोले हाँ साहब आती है। उसमें क्या है? मैंने कहा सीखी कैसी थी, स्टेप क्या थे? क्या स्टेप सर? क्या हमने तो डायरेक्ट सीखी थी वो गद्दी से। तो कुछ लोगों से पूछते हैं आपने कैसे सीखी? उन्होंने कहा सर हमने तो भाई स्टेप बाय स्टेप सीखी। स्टेप क्या होते हैं? पहले कैंची, फिर डंडा, और फिर गद्दी, ऐसे सीखी है सर। तो दूसरा कह रहा है अरे तो बात क्या है, गद्दी तो हम भी चला रहे हैं ना, हमने गद्दी सीखी, हमने गद्दी से। बात तो वही है ना, फाइनली आए तो गद्दी पे ना। तो उनको मैं बोलता हूं भगवान ना करे कभी कोई ऐसी नौबत आ जाए कि आप कहीं जा रहे हो और कहीं पर कोई इस तरीके की समस्या हो जाए, कोई जानवर इकट्ठे हो जाए और वो आपको दौड़ा लें और आप साइकिल पे हो और हड़बड़ाहट में आप बहुत तेजी से आप भागे, एक स्पीड ब्रेकर आया और आपकी गद्दी गिर गई। तो जिसने स्टेप बाय स्टेप सीखी वो तो कैंची से, डंडे से, किसी तरीके से निकल जाएगा, और जिसने गद्दी से सीखी है वो गद्दी है नहीं। अब आगे बताने की जरूरत नहीं कि कहां कहां क्या क्या समस्या होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है क्या? चीजों को टुकड़ों में करते हुए सीखना। किसी भी चीज को धीरे धीरे आराम से एक बार में करने की मत सोचिए। पहले इतना सीख लिया, फिर इतना सीख लिया, फिर आगे सीख लिया। उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें? एक बार मैसेज कर दीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें कुछ चलिए चलिए समझ में आ गई। बाकी लोग भी मैसेज कर दें। चल अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें ये दो लॉ तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब तीसरा लॉ क्या आता है? वो कहता है कि हम तो भैया मल्टीपल वाले हैं। मल्टीपल क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स हिंदी क्या होगी? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। नाम सबने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी में, कुछ ऐसा नहीं है। इंग्लिश पे मत जाइए, इंग्लिश तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि ये कॉमन रहती है हर जगह, हिंदी कई बार बदल जाती है। तो
क्या है मल्टीपल? मतलब क्या है? बहुत, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम, विश्वास मानिए, आप केवल 5 और 6 क्लासेस लीजिए, आपको इंग्लिश भी बड़ी आसानी से आने लगेगी। और जो भी आप स्टेट लेवल का जो भी आप एग्जाम देते हो, तो वहाँ पे इंग्लिश का भी ये पेपर आता है। तो अगर साथ-साथ जो है, अगर पेडागोजी के साथ-साथ जो है, अगर आपको इंग्लिश में आने लगे तो कितना बढ़िया हो। और बड़ी आसान सी होती है, बहुत आसान सी। बस क्लासेस आप लेते रहिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएँगी। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या? मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? उत्तर आना, प्रत्युत्तर आना। यहाँ पे मतलब क्या है? मल्टीपल एक्टिविटीज़, यानी बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई मंजिल हमें पानी है, कोई एक हमारा लक्ष्य है या पर्टिकुलर एक जगह जाना है, तो वहां पर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। अब अगर हम उनसे वो पूछे कि भैया कौन सा रास्ता अच्छा है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर ये रास्ता अच्छा है। जैसे अगर आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली जाना है, तो यहां से जाने के कई रास्ते हैं। आप एक्सप्रेस वे से, यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए, आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए आप वहां पे जा सकते हो। दूसरा आपका क्या है, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इटावा इटावा होते हुए आप यहां से भी जा सकते हो। आप जीटी रोड से भी जा सकते हो, शेर शाह सूरी की ग्रैंड ट्रंक रोड, इससे भी जा सकते हो। कन्नौज फरुखाबाद होते हुए, मैनपुरी होते हुए, इस तरीके से आप जा सकते हो। तो ये कई रास्ते हैं। अब इसमें से अगर मैं ये कहूं कि कौन सा रास्ता अच्छा है, तो आप क्या बताओगे? सर ये तो परिस्थिति के हिसाब से, उस व्यक्ति की क्षमता, उस व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से तय होगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है। मतलब इनमें से अगर हम ये कहेंगे नहीं एक्सप्रेस वे वाला रास्ता सबसे अच्छा है, तो बाकी रास्ते फिर बंद हो जाने चाहिए, खाली हो जाने चाहिए। तो वो अपना अपना पोटेंशियल, कोई कहता भैया हमारे पास समय की कमी है, हमें टोल टैक्स से चिंता नहीं है, वो तो किराया जो है दे देंगे, बस हम क्या है टाइम से पहुंच जाएं। तो कोई कहता है यार हमारे यार 50 काम रहते हैं, कन्नौज काम निपटाते हुए, परफ्यूम वरफ्यूम लेते हुए, फरुखाबाद होते हुए, दालमोट डालमोट लेते हुए, और फिर आगरा वागरा पंछी पेठा लेते हुए हम इस तरीके से जाएंगे यार, हमारे पास टाइम ही टाइम है। वो अपना जीटी रोड पकड़ लेता है, उसको नहीं चिंता जाम वाम की। दूसरा कहता है कि नहीं यार, मैं इटावा वाला ज्यादा सही लगता है, थोड़ा भीड़ भड़क्का होता है, लेकिन तब भी जो है जीटी रोड से ज्यादा सही है, क्योंकि जीटी रोड पे बहुत ज्यादा जाम लगता है। यानी सबकी प्रायोरिटीज क्या है, अलग अलग है। तो अपने अपने हिसाब से उस रास्ते का चयन करते हैं। कैसे एजुकेशन सिस्टम में कैसे काम करता है, देखिए, मुझे याद है किस तरीके से कुछ सिखाया जाता था, 5 1 2 8 7 8, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तरीके। मैथमेटिक्स में इशू आता था, तो वहां पे एक तरीका ये होता था, मुझे नहीं पता ये तरीका क्या होता था, मुझे कभी समझ में नहीं आया, जिनको आया होगा वो उनकी बात अलग है। तो ये एक तरीका होता था इस तरीके से निकालने का, और ये आप समझ रहे होंगे कुछ इस तरीके से कर दिया जाता था, मुझे ये एक्चुअली कभी समझ में नहीं आया। और एक तरीका ये होता था एलसीएम वाला, एलसीएम निकालना इस तरीके से। तो मैं हमेशा इसी तरीके से निकालता था एलसीएम वाले से, ये मुझे ज्यादा आसान लगता था, मेरी पोटेंशियल के हिसाब से, भाई मेरे आईक्यू के हिसाब से, जो भी जितनी मुझे मैथ आती मैं उसके हिसाब से मैं इससे करता था। इससे मुझे समझ में नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, परंतु इससे मुझे ज्यादा समझ में आया। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि उस रास्ते हम गए नहीं, हम तीनों रास्ते से गए दिल्ली में, और फिर हमने सोचा कि हमारे हिसाब से ये रास्ता ज्यादा अच्छा है। मान लो जाने के 50 रास्ते हैं गुरुदेव से, कोई कह रहा है कि हम भाई सिविल लाइन्स होते हुए जाएंगे, कोई कह रहा नहीं हम जरीब चौकी होते हुए जाएंगे। तो आप सारे रास्तों से जाते हो, फिर आपको लगता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, आप उसी रास्ते का चयन करते हो। कॉन्सेप्ट यहां पर ये है बहु अनुक्रिया के सिद्धांत, यानी उस काम करने के कई तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा कई तरीके हैं, आपने सारे तरीके अपना के देखे, और उसके बाद जो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने हिसाब से जो रास्ता, जो तरीका आपको अच्छा लगा, अगली बार उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप उसी तरीके का इस्तेमाल करोगे जो आपके हिसाब से सही था। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो मैसेज कर दें एक बार, आगे बढ़ें। चल नेक्स्ट आते हैं। अब आता है लॉ ऑफ एनालॉगी।
लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एनालॉगी, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सादृशीकरण का सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं सादृशीकरण का सिद्धांत, सादृशीकरण का सिद्धांत। इंग्लिश में सिंपल सा है, लॉ ऑफ एनालॉगी, एनालॉग से बना है लॉ ऑफ एनालॉगी। और जब भी मैं ये लिखवाता हूं तो मैं कह देता हूं इसको लिख लेना साथ में ब्रैकेट में कि यह प्रभाव के नियम से संबंधित है। जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, उससे संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट से संबंधित है, इफेक्ट से संबंधित है, उससे इन्फ्लुएंस है। किस तरीके से? देखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहां पे हमने ये जाना कि भाई जिस चीज का हम पर जैसा प्रभाव पड़ता है, अगली बार हम तय करते हैं उस काम को करना है या फिर नहीं करना है। जबकि सादृशीकरण के सिद्धांत में, जो कि सेकेंडरी लॉ में आ रहा है, ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ इफेक्ट किसमें था? प्राइमरी में, और ये किसमें आ रहा है? सेकेंडरी में। सेकेंडरी लॉ में क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, जो कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम यह देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं पहले तो नहीं आई। अगर यह प्रॉब्लम ठीक पहले जैसी प्रॉब्लम के बराबर है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकाली था। आ रही बात समझ? ये तो हो गई लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल से समझो। हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, जिनके घर में होता है वो इस चीज को समझेंगे ज्यादा, जिनके घर में डायरेक्ट पीएनजी लाइन है वो नहीं समझेंगे। एलपीजी सिलेंडर होता है तो क्या होता है कि अक्सर कई बार वो खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर को गिरा लेते हैं। गिरा लेते हैं, काहे के लिए गिरा लेते हैं? क्या लगता है, खेल में मजा आ रही कि भजन देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं? वो इसलिए गिरा लेते हैं कि पिछली बार ऐसा करने से हमने यह पाया कि इसमें थोड़ी गैस जो बची हुई थी कहीं तली में, वो गैस हमारे काम आ गई, जो 3 रोटियां बची थी वो बन गई, या हमारी चाय इतने में बन गई, काम चल गया। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछली बार ऐसा करने से ऐसा हो गया था, हमारा काम चल गया था। इस बार भी हमने इसी तरीके से किया। अगर पिछली बार भी ऐसा ना होता तो हम ये काम कभी नहीं करते। दूसरा देखिए, अक्सर हमारे घरों में, ये तो कॉमन है सबके लिए, सबने किया होगा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं हो, अरबपति खरबपति बैठे हो, तो उनसे हम क्षमा चाहेंगे, उनका तो हमें नहीं पता है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो वहां पे क्या होता है कि टीवी काम नहीं कर रही, रिमोट काम नहीं किया, हमने रिमोट क्या किया, ठोक दिया। ठोका हमने उसको 1-2 बार और फिर चलाया, चल गया। लेकिन हमने ठोका क्यों? क्योंकि पिछली बार ऐसा करने से, ठोकने से हमारी टीवी चल गई थी। या फिर सेल निकाल के फिर से दोबारा सेल लगा दिया। पुराने मोबाइल आते थे, आप में से कईयों को याद होगा, पुराने जो फोन होते थे उसमें जब बैटरी निकल जाती थी तो कई बार मोबाइल हैंग हो जाता था, तो हम लोग बैटरी निकाल के फिर बैटरी लगा देते थे, और कई मुंह से थूको को लगा देते बैटरी साइड में टर्मिनल पे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ऐसा करने से हमारा मोबाइल क्या है, वो हैंग, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती थी। यानी बार बार क्या मैं बात कर रहा हूं कि पहले उसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इस वजह से हमने ऐसा किया। जो बाइक वाइक यूज करते हैं उनको भी पता होगा कि कहीं जा रहे हैं और कहीं पेट्रोल खत्म हो गया, क्या करते हैं, बाइक को गिरा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए झुका लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार ऐसा करने से हमारी बाइक पेट्रोल पंप तक पहुंच गई थी। यानी समस्याएं क्या है, ठीक पहले जैसी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक पहले जैसी, सेम थी, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। इस वजह से आई हुई प्रॉब्लम को हम ये देखते हैं कि अगर ठीक सेम पहले जैसी है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले किया था। ये कहलाता है सादृशीकरण का सिद्धांत या लॉ ऑफ एनालॉजी। ऐसा नहीं होगा कि टीवी हुआ भगभग करके फूक गई और आप जो है रिमोट जो है उसमें सेल फूंक रहे हो, या चूल्हा जो है वो उसमें पानी तेल वेल पड़ गया, पूरी तरह जाम हो गया, वो नहीं चल रहा तो आप सिलेंडर झुका रहे हो। ऐसा नहीं होता है। समस्या नई नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसिटिविटी पूछे गए कि अतीत में आई हुई समस्या यदि वर्तमान में वैसी दिखाई देती है तो उसको कैसे करेंगे? ये हम करेंगे सादृशीकरण के नियम। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं हमको प्रभाव से संबंधित आ रहा, प्रभाव हम पर ऐसा पड़ा था, इसलिए इसको कहा गया कि प्रभाव के नियम से संबंधित है।
तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन अगर वो कह रहे हैं कि अतीत में आई हुई समस्या कि जैसी ठीक पहले वैसी समस्या है, तो इसका समाधान भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, नए तरीके से नहीं करेंगे। रिमोट एक बार ठोकने में क्या जाता है, लाने वाले को चलो भाई बैटरी का पूरा जत्था रखे होंगे, डाल लेंगे उसमें एवरेडी और ड्यूरासेल, तो उनकी हम नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसे ही होता है। पुलिस वाले कहीं रास्ते रास्ते में मिल जाते हैं, तो कहीं मामा लोग, तो वहां पर क्या होता है कि मामा देख लो जरा, अरे पोल्यूशन वाला नहीं है, थोड़ा है घर पे भूल गए, साइड में आ जाओ, थोड़ा सा समझा देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन अब मान लो कप्तान साहब चेकिंग कर रहे हैं, मतलब एसपी साहब चेकिंग कर रहे हैं, तो वहां चुपचाप क्या है, चालान कटवा लेंगे, क्योंकि समस्या क्या हो गई, ठीक नहीं हो गई। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट है आपके साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। राइटिंग मेरी खराब है काफी, और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को इग्नोर करेंगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट रखता है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, हिंदी बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। और जब भी मैं ये लिखवाता हूं तो कहता हूं ब्रैकेट में लिख लो ट्रेनिंग, ये सब थॉर्नडाइक के ही नियम है, ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। अब क्या है ये समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी जब डेथ हुई थी तो बहुत तेज आंधी तूफान आया था, बहुत तेज बरसात, आंधी तूफान, तो आप सबको याद होगा, आप सभी को याद होगा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राजीव गांधी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मैंने कही है, ये बात जो मैंने कही है कि किसी घटनाक्रम में किसी तरीके से हमें कोई चीज याद रहती है, तो ये मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। ये मेमोरी में एक बात आती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से, मतलब वो तो नहीं है, वो टॉपिक कंटेंट अलग है, वो हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे। यहां पर जब बात की जाती है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अब क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं चीजों को, चीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी किसी चीज को या किसी आइडिया को किसी तरीके से क्या शिफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज में वहां पर हम जोड़ रहे हैं। और ये जुड़ाव कहां होता है, ये जुड़ाव होता है आपका ट्रेनिंग में, ये जुड़ाव होता है आपका ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है, और यदि वह परिवर्तन ट्रेनिंग की वजह से है, ध्यान दीजिए, यदि वह परिवर्तन ट्रेनिंग की वजह से है, तो जवाब होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बात समझिएगा, कहने का मतलब क्या है। एक बात कही जाती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस व्यूज नोन एज लर्निंग, यानी व्यवहार में रूपांतरण यदि विचारों द्वारा, अनुभवों द्वारा है तो उसे अधिगम कहते हैं। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू द ट्रेनिंग, यानी व्यवहार में रूपांतरण यदि ट्रेनिंग द्वारा है, प्रशिक्षण द्वारा है,
तो उसका जवाब जो है फिर लर्निंग नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को फ्लैग मार्च होता है, सभी जवान एक सुर में एक ताल में पैरों का हाथों का मूवमेंट करते हैं। स्कूल में भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ड्रम बीट्स पे एक ही तरीके से एक साथ पैर उठेंगे, एक साथ पैर नीचे जाएंगे। क्या ये पहले कर लेते थे? नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनको ट्रेंड किया गया, ट्रेनिंग होती है पहले, सिखाया जाता है, तो फिर वो उस ड्रम बीट्स के साथ कदम ताल मिला लेते हैं। ये उनके ट्रेनिंग में चीजें आती हैं, वो चीजें ऑटोमेटिक उनके व्यवहार में आ जाती हैं। ऐसे ही आप देखिए जो डिफेंस के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन उनको पसंद होता है। जबकि आप देखो जब वो जाते हैं, आपके घर परिवार में जानने पहचानने में ऐसे लोग होंगे कि जब वो ट्रेनिंग में गए होंगे, तो देखिए उनका व्यवहार बिल्कुल अलग तरीके से था। देर में उठना, बिना तरीके से काम करना, कोई सलीके से सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है, जब वो ट्रेनिंग से आते हैं तो अब उनके लिए शाम का 5 बजे मतलब शाम 5 बजे, सुबह के 4 बजे मतलब ठीक 4 बजे, शार्प 4 o'clock। ये उनके अंदर परिवर्तन आया ट्रेनिंग के माध्यम से। और ट्रेनिंग उनकी बहुत सख्त हुई, बहुत दौड़ाया गया, टाइम से नहीं पहुंचे, 10 चक्कर लगवाए गए, ये चीजें चाहिए। उस ट्रेनिंग ने उनके अंदर बदलाव ला दिया। वो ना चाहते हुए उनके अंदर ये बदलाव कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो यदि कोई बदलाव ट्रेनिंग द्वारा होता है, ध्यान दीजिए, ना तो विचारों द्वारा ना किसी ट्रेनिंग द्वारा होता है, तो उस जगह आप लगाओगे जवाब लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या साहचर्य परिवर्तन का नियम। उम्मीद है ये लॉज आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। या फिर विशेषताएं। तो कुछ विशेषताएं हैं, लिख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? तो पहली बात की जाती है लर्निंग विशेषता में कि लर्निंग इज इनेट इन नेचर। अधिगम जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात होता है। लर्निंग इनेट इन जन्मजात, यानी अधिगम, पहले भी कहा अधिगम करना कोई निश्चित स्थान है, ना कोई इसका निश्चित समय है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। और जन्मजात से मतलब क्या है? जो चीज जन्म से होती है, जिसमें पूर्वजों या माता पिता का कोई लेना देना नहीं है। जैसे बिल्ली के बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति है कि वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसको अपने पास बुलाओ, नहीं आएगा, भागेगा। वहीं पे यदि वह कुत्ते का बच्चा है तो आपके पास पुकारने पर, बुलाने पर आपके पास आ जाएगा पूंछ हिलाते हुए। ये उसकी प्रवृत्ति है। शेर की जन्मजात प्रवृत्ति क्या है? हिंसक है। वहीं पे कुत्ते की प्रवृत्ति क्या है? वफादारी की है। कुत्ते और बिल्ली की जो दुश्मनी है वो जन्मजात है। जन्मजात से मतलब ये समझिएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्ली जो है सिखाती हो पहले अपने बच्चे को, देखो ये कुत्ता है, इससे तुम्हें दूर रहना, फिर कुत्ता उनको देखो ये बिल्ली दिखे तो इसको जो है हौंक देना, ये सब नहीं है। ये चीज प्रवृत्तियां क्यों होती? जन्मजात। वैसे क्या अधिगम जन्मजात होता है। बच्चा जब पैदा होता है, एक तो बेचारा भूखा ही पैदा होता है, सारी माओं से जब बात करो कहते भूखा ही पैदा होता है, उसे दूध पीना आता है। कैसे दूध को पीना है उसे पता होता है। ये उसकी प्रवृत्ति क्या है? जन्मजात है, सिखाता नहीं है कोई। जैसे हंसना प्रवृत्ति है, रोना प्रवृत्ति है, छींकना प्रवृत्ति है, सब क्या? जन्मजात। तो अधिगम में यहां पे ये है कि कोई चीज हम सीखेंगे जरूर, आप उसे रोक नहीं सकते हो। अब अच्छा सीखो खराब सीखोगे वो एक अलग चीज है,
मैं अगर यहाँ पे कहूं कि गाली जो है वो सबको आती है, कोई ऐसा नहीं है कि गाली जिसको ना आती हो। अब वो दे ना दे वो अलग चीज है। तो इसके लिए क्या किसी स्कूल में गए, यूनिवर्सिटी में गए कि नहीं भाई हमको गाली सिखाओ? वो क्या है, सुनी आसपास से, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ही है सीखना, जन्मजात है, उसको रोक नहीं सकते, वो चीज तुरंत दिमाग में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है जन्मजात का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या करते हैं? अनअधिगम भी अधिगम है। मैंने क्या कहा? अनअधिगम भी अधिगम है, यानी अनलर्निंग भी क्या है? लर्निंग है। अनलर्निंग आल्सो नोन एज लर्निंग। कुछ ना सीखना भी सीखना है। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कुछ ना सीखना भी सीखना कैसे है? आप ऐसे समझिए, जब आप कहीं किसी काल कोठरी में बैठे हो जहां ना कोई रोशनी ना किसी तरीके, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, कुछ सोच रहे होगे, कुछ दिमाग में चल रहा होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई एक 30 सेकंड तक आप कुछ ना सोचो, तो 30 सेकंड में आप ये सोच रहे होगे कि मैं कुछ ना सोचूं। इसी तरीके से कि जब हम कुछ नहीं सीख रहे तब भी वहां पे हम सीख रहे होते हैं। क्लास नहीं चल रही है मान लीजिए, तो आप पेडागोजी नहीं सीख रहे होगे, तो कुछ अपना खुराफात आप अपने मोबाइल में सीख रहे होगे, सेटिंग में आप कुछ सीख रहे होगे कि और क्या होता है, देखें यूट्यूब वाला ये ऑप्शन क्या है, कुछ ना कुछ सीखोगे आप। कहीं पर भी देखिए, खाली बैठे हुए हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि हम कई बार बोर होते नहीं, उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें आ रही हैं। नई कमरे में तो पंखा ही देख रहे हैं, वहीं समझ में आ रहा, अच्छा यहाँ जाला लगा हुआ, यहाँ ये साफ करना है। यानी जब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तब भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। चल नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, यानी लर्निंग क्या है? लर्निंग प्रोसेस भी है और क्या है? प्रोडक्ट भी है। अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, यानी लर्निंग प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। देखिए, प्रोडक्ट से तो हम सीखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया खराब आया, उससे तो हमें पता चलता है। लेकिन प्रोसेस से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। हमको नहीं पता कि हम सेंटर टी2 क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान भी हम कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे हैं। प्रोसेस से भी हम सीख रहे हैं। हो सकता है पता नहीं किस जगह पे काम आ जाए, कौन सी चीज। तो प्रोडक्ट से तो सीखते हैं, साथ ही साथ जो प्रोसेस चल रही उससे भी हम सीख। हम कुछ भी बना रहे हैं, वो फाइनली हो सकता ना बना, लेकिन वहां प्रोसेस पे हमने ये सीख लिया कि अगली बार हमें इस चीज को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उस प्रोसेस की वजह से ऐसे रिजल्ट नहीं आया। तो प्रोसेस में भी आप कहीं ना कहीं बहुत चीजें आप सीखते हो। चल नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या वो फैक्टर्स जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन है? एनवायरमेंट और हेरिडिटी। ये दो फैक्टर्स है। ये पर्सनैलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी इनटू एच, इस पर्पस से लिख दिया, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो भैया रहने दो, ऐसे लिख लो कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। ई से इन्वायरमेंट है, एस से हेरिडिटी। एस से हेरिडिटी मतलब क्या है? वंशानुक्रम। और ई से क्या है? आपका वातावरण। ये दोनों फैक्टर अधिगम को प्रभावित करते हैं। जब मैं पूछता हूं कि भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो मैक्सिमम जो जवाब आते हैं वो आते हैं इन्वायरमेंट, कि सर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर है, इन्वायरमेंट से ही चीजें ज्यादा होती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि हेरिडिटी, उसका कोई रोल नहीं है क्या? हाँ, हो सकता है सर, थोड़ा बहुत होगा। जी नहीं, दोनों का अपने आप में मेजर रोल है। जैसे मैंने आपको पर्सनैलिटी में बताया था चीजें कि देखिए, इन्वायरमेंट तो निश्चित रूप से हमारे अधिगम को प्रभाव डालता है, लर्निंग को डालता है। कैसा इन्वायरमेंट है? अच्छा है तो अच्छा हम सीखेंगे, खराब है तो हम खराब सीखेंगे। इसीलिए लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि अच्छा एनवायरमेंट मिले। ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ शोर शराबा, गाली गलौज, इस तरीके की चीजें ना हो, लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हो। तो क्या इन्वायरमेंट चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो इससे तो बिल्कुल अधिगम हमारा प्रभावित होगा। बात बिल्कुल सही है, लर्निंग की बात है। लेकिन फिर हेरिडिटी कैसे? तो मैं कहूं कि बहुत से लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन वो डिफेंस में नहीं जा पाए अपने पूर्वजों की वजह से, अपने माता पिता की वजह से। तो कहीं क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसा? मेरे माँ बाप ने तो बड़ी तैयारी करवाई, पैसा वैसा खर्चा किया, हुआ नहीं हमारा। तो मैं कहता हूं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपके माता पिता या पूर्वजों की, ध्यान दीजिए हेरिडिटी से मतलब मैं क्या केवल माता पिता नहीं ले रहा हूं, पूर्वजों के साथ में जिनके जीन्स आपके अंदर है, उनकी वजह से यदि आपकी हाइट कम रह गई तो आप चाहकर भी आप डिफेंस में नहीं जा पाओगे। डिफेंस इन द सेंस एयरफोर्स है, मिलिट्री है, पुलिस है, उसमें आप नहीं जा पाओगे चाहकर भी। आप लाख चाहते रहो, आपको लाख इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया जाए, आप फौजियों के बीच में ही आपको जो है 24 घंटा रखा जाए, आप नहीं जा पाओगे। अगर आपके परिवार में या ब्लड रिलेशन में से कोई ऐसी बीमारी है कि आपको भी डायबिटीज हो गई, तो आप चाहकर भी मेहनत से बहुत जुड़ा कार्य नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए हैं, उनकी आंखें गड़बड़ा गई, उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उनके उनके परिवार में ही उनकी सबकी आंखें भी इस तरीके चलती हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है कईयों को। उस बच्चे की तो गलती नहीं है, लेकिन वो क्या है, पूर्वजों की वजह से होता है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है, वर्णान्यता जिसे कई बार कहते हैं, जो हम रंगों में अंतर नहीं पहचान पाते, वो उनके माता पिता पूर्वजों में सदियों से चली आ रही है, वो बच्चे के अंदर भी आ गई। अब बच्चा चाहकर भी बहुत से सारे काम ऐसे नहीं कर पाएगा जिसमें रंगों की जहां पर विभेद करना होगा। पूर्वजों में बाल झड़ने की समस्या है किसी तरीके की, अब वो बच्चों में भी आ जाती, तो अब चाहे जितना आप सिक्का काई लगा लो, जितना आप रीठा लगा लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप चाहकर भी जो है आप केश किंग के लंबे बालों का प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो अधिगम का कॉन्सेप्ट यहां पे हम ये बता रहे हैं कि भैया जहां पे कहीं क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखे कि जहां पर लगे कि इसमें पूर्वजों का या ब्लड रिलेशन इस तरीके से अंदर आए, तो वहां पर चाहकर भी बहुत सी चीजों को वो कर नहीं पाएगा। किसी बीमारी से ऐसी ग्रसित है जो लगातार उसके पूर्वजों में पाई गई है, अब उसके अंदर भी है, तो वो बहुत चाहकर भी चाहे उसको जैसा इन्वायरमेंट दे दिया जाए उस काम को वह कर नहीं पाएगा। तो इन्वायरमेंट भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल है और हेरिडिटी भी यहां रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिर बात करते हैं पुराने अनुभवों से, यानी जो आपके प्रायर एक्सपीरियंस हैं उनसे भी क्या है, आप सीखते हो। जो भी पुराने अधिगम है, अच्छे बुरे जो भी रहे हो, खट्टे मीठे कुछ भी हो सकते हैं, उनसे भी क्या है, आपने सीखा है। धोखा खाया था, इस वजह से आपने सीखा कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे, दुनिया ये दुष्ट है। अब ऐसा कभी नहीं हुआ तो आप सीख भी नहीं पाओगे। कहते हैं ना कि भाई मेरा अनुभव वहां अच्छा नहीं रहा, तो ये क्या अनुभव क्या है, ये एक तरीके से लर्निंग की बात कर रहा है कि हमारी लर्निंग उस तरीके से अच्छी नहीं हुई, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पुराने अनुभव जो हैं या प्योर एक्सपीरियंस हैं या अनुभव हैं, वो भी क्या हैं, आपके लर्निंग में एक मैटर करते, एक फैक्टर काफी यहां पे दिखाते हैं। फिर और क्या बात की जाती है, फिर बात की जाती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन की, ये भी लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोटिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई सीधी सी बात है, अभी अगर आपकी सेंट्रल ड्यूटी की डेट डिसाइड हो जाए कि आपका जो है फला फला तारीख से अचानक आपके सीखने का स्तर क्या है, बढ़ जाएगा, मोटिवेशन लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। अभी जॉब आ जाए कि ये अखबार में ये निकाल दिया जाए कि आपकी जो है सेंट्रल ड्यूटी के एग्जाम के बाद जो है फला फला जॉब निकाल दी जाएगी, अचानक आपके सीखने का स्तर क्या है, बढ़ जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे ना उस चीज से। तो हम जो है वो लर्निंग में एक फैक्टर होता है। भाई ज्यादा मोटिवेट होंगे तो ज्यादा सीखेंगे, कम मोटिवेट होंगे कम सीखेंगे, तो मोटिवेशन भी एक फैक्टर यहां पर दिखाई देता है। फिर इसके बाद क्या बात की जाती है लर्निंग में, फिर बात की जाती है लर्निंग में कि इसमें संतोष, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रेरी, और आपका जो है संतुष्टि, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संतोष तथा संतुष्टि का, यानी कॉन्टेम्पनेंट का और जो आपका सेटिस्फैक्शन का, इसका भी अभिप्रेरणा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक संतोष तथा संतुष्टि, संतोष और संतुष्टि, संतुष्टि लिख लीजिएगा, मैं हटा देता हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं। तो संतोष तथा संतुष्टि भी जो है क्या है, वो एक महत्वपूर्ण यहां पे बात होती है। कैसे होती है, देखिए कॉन्टेम्पनेंट और सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है। आप तैयारी कर रहे हो, आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, किसी में अक्सर यही एग्जाम्पल लेता हूं, तुम बताओ, तो वहां पे क्या है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आपका मान लीजिए आईएएस में नहीं हुआ, आपका पीसीएस में हो गया,
तो वहां पे क्या रहता है, चलो यार कुछ तो मिला, संतोष हुआ, हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई है, अधिगम हुआ। और कहते हैं कई बार बड़ी सफलताओं को पाने के लिए छोटी छोटी सफलताओं को मिलना जरूरी होता है, मिलनी चाहिए। थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं और थोड़ा सा लगता भी हमने सीखा है। और फिर क्या है, संतुष्टि वाला, उसमें भी हमारे अधिगम प्राप्त होती है। आप जो बनना चाहते हो, आपने कहा भाई हम डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं या हम इंटर कॉलेज की टीचर बनना चाहते हैं, तो वहां अगर आप बन जाते हो तो भी निश्चित रूप से आप चीजों को सीखते हो, भाई ये मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। वहां पर भी क्या हम चीजों को सीखते हैं। संतोष और संतुष्टि में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं उनको हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि शादी ब्याह में आप जाते होगे और वहां पे क्या होता है कि आपको जैसे मान लो रसमलाई पसंद है और आपके दिमाग में आया कि आज कम से कम 10 रसमलाई हमको चीरनी है ऐसी तैसी, और देखा आपको बहुत भीड़ है और आपको लग रहा मिलेगी नहीं, आपने हाथ वहां डाला जैसे तैसे करके आपको 2 मिल गई, तो ये क्या हुआ, आपका संतोष हुआ, ये चीज हमको मिल गई। तो अधिगम ये आया कि भैया ऐसे हाथ डाला जाता है, इधर से फिर घुस जाओ, फिर नीचे से घुस जाओ, जाके पीछे से घूम जाओ, जाके किसी की प्लेट छिना लो, संतोष इस भी आप संतुष्टि क्या है, जब आपको 10 रसमलाई मिल गई जितनी आप चाहते थे। तो वहां पे आपको समझ में आएगा नहीं भैया पहले ही पहुंच जाओ उस स्टॉल के पास, एकदम खड़े हो जाओ, जाके जैसे ही शुरू हो वैसे ही कर लो, खाना छोड़ो तो खाना बाद में खाओ। तो ये चीज है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों का अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो वहां से भी हम क्या है, चीजों को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये लर्निंग में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम में इसीलिए सारी चीजें यहां पे डिस्कस करी गई हैं कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो ही गए होंगे, इसमें कोई चीज ऐसी बात नहीं होगी जो आपको ना समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते, बाकी नेक्स्ट सेशन पे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग, अगर अच्छा लगे, मैं हमेशा जोर नहीं देता हूं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, तो थोड़ी मजा आती रहेगी कि लग रहा है कि हाँ कुछ ठीक ठाक चल रहा है काम, जा सकते हैं।